नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक पुस्तक के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज के उस हिस्से को जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। भारत की खोज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सामान्यतः जो पाठ्यक्रम की सीमाएं हैं उनको तोड़ा गया है और वे भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता के विषय में बहुत ही गहराई के साथ हमारे साथ बात करती है। पुस्तक के विषय में जानने से पूर्व हम लेखक का परिचय प्राप्त करें। इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु सन 1964 में हुई। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सन 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई सन 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। तो आज के इस अध्याय में, इस कालांश में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वे हैं अरब और मंगोल, मोहम्मद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। लेखक हमारे साथ बात करते हैं भारत के समक्ष आने वाली उन समस्याओं के बारे में जो इससे पहले भारत ने कभी जिनका सामना नहीं किया था, और उनमें सबसे पहले आते हैं अरब और मंगोल। हर्ष जब उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे तो उसी समय विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था और भारत तक पहुंचने में उसे लगभग 600 वर्ष लगे। उसके राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक पहुंचकर वहीं पर रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिम में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश में यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाकों को फतह किया।
पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद तब भी आक्रमणकारियों को रोकने में भारत काफी मजबूत था, या अरब के आंतरिक जो झगड़े थे उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर उस समय एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया था। लेखक उन परिस्थितियों के संदर्भ में लिखते हैं, भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। उसके बाद लेखक बात करते हैं महमूद गजनवी की और अफ़गान की। तो अफ़गानिस्तान आज बहुत चर्चा में है। आपने सुना कि किस प्रकार वहाँ एक विशेष ग्रुप ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। तो उसी अफ़गानिस्तान के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इस पुस्तक में बात करते हैं। वे बताते हैं कि अरबों के बाद लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। मोहम्मद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता के साथ आक्रमण किए और बहुत अधिक खून खराबा किया। हर बार अपने साथ वह बहुत अधिक खजाना लेकर के गया। उसके इन कारनामों से हिंदुओं में उसके प्रति बहुत अधिक गहरी नफरत पैदा हो गई और कहीं न कहीं इस नफरत ने दोनों धर्मों के बीच एक खाई को खोदने का काम किया। उसने बुरी तरह से पूरे प्रदेश को लूटा था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। पहाड़ी क्षेत्र उसे मारने में और भगाने में सफल रहा। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए रेगिस्तान के, राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ भी उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के 160 वर्षों तक भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ, न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम का एक अफगान जो गजनी पर जिसने कब्जा कर लिया था, वह भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ। वह युद्ध में परास्त हुआ और वापस अपने देश चला गया। लेकिन वहाँ से वह भारी सेना लेकर के पुनः वापस लौटा और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। इस संदर्भ में लेखक टिप्पणी करते हैं, दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उसके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए, उसके अनेक प्रकार के प्रभाव रहे। पंजाब बाकी देश से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के आते आते अफगानों की बात कुछ और थी। जिन्होंने यहाँ पर हमला किया वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क, मंगोल, तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। कुछ ही महीने वह भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसने उन रास्तों को वीरान कर दिया।
जिन लोगों को उसने कत्ल किया था, उन्हीं की खोपड़ियों से, मीनारों से वह रास्तों को सजाते हुए चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही इस भयानक विपत्ति को झेलना पड़ा। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। अब इन स्थितियों के बीच में कुछ समन्वय की स्थिति आती है। लेखक इसके बारे में बताते हैं कि समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें कबीर हैं, गुरु नानक हैं और अमीर खुसरो हैं। ये तीन ऐसी हस्तियां हैं जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के समन्वय की प्रतीक हैं। समन्वय की इस प्रक्रिया की पूर्व पीठिका में लेखक बताते हैं, भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण महत्वों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। लेखक उन परिस्थितियों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए आगे बताते हैं कि दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इसमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुए। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहर और कस्बों में फैल जाते थे। इसी तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। इसी क्रम में लेखक हमारे संतों की बात करते हैं। कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं। रामानंद से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और कबीर की वाणी लगातार अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से दोनों धर्मों के लोगों को लताड़ते हुए एक मानवीय धर्म की परिकल्पना करती है। तो कबीर इस युग के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। कबीर के साथ साथ गुरु नानक देव। गुरु नानक उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध संतों में से माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं समाज के सभी वर्गों को मानव धर्म के प्रति प्रेरित करती हैं। गुरु नानक देव ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों पर सहजता के साथ विजय प्राप्त करने की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसी समय में अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जो अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे, जिनकी भाषा में बहुत ही लोक के प्रति सहजता का भाव दिखाई देता है। लंबे समय तक उन्होंने साहित्य साधना की और जैसी पहेलियाँ और कहमुकुरियाँ अमीर खुसरो ने की हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। लोक साहित्य में आज भी उनकी पहेलियाँ और कहमुकुरियाँ सुनी जा सकती हैं। उन्होंने वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। उन्होंने अनेक प्रकार की कव्वालियाँ प्रस्तुत की और संगीत के माध्यम से भी इस आराधना के मार्ग को प्रशस्त किया। उनके संदर्भ में लेखक टिप्पणी करते हैं, वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान
कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत में लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिसमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इसी परंपरा में लेखक उस समय की स्थितियों का चित्रण करते हुए कहते हैं, अफगान शासक और जो लोग उसके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह से भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। कुछ राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। तब इस परिवर्तन के अनेक प्रकार के पक्ष हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि सत्ता में जब स्थायित्व आता है तो उसके केवल एक प्रकार के पहलू नहीं होते। यातायात के साधनों का विकास हुआ, मार्गों का विकास हुआ। शेरशाह सूरी जैसे शासक ने लंबे मार्गों का निर्माण करवाया और उसने अनेक हिंदू राजाओं की योग्यताओं को, क्षमताओं को समझा, स्वीकार किया। अपने शासन में उन्हें बड़े बड़े पदों पर रखा, जिनमें से एक बड़ा नाम है टोडरमल का। टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने राजस्व व्यवस्था को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक गिने जाते हैं, पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि उन्हें पद पर रखा था शेर शाह सूरी ने। तो इस प्रकार ऐसे लोग जिनमें प्रतिभा थी, उनकी प्रतिभाओं का उस समय भरपूर उपयोग किया गया। भारत पर और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का बहुत असर पड़ा। लेखक इस संदर्भ में लिखते हैं, तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासक में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। तो इस प्रकार शासन का यह स्थायित्व अनेक मामलों में, जहां देश के लिए बहुत हानिकारक रहा, आम जन के लिए पीड़ादायक रहा, वहां कुछ क्षेत्रों में इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। बाबर और अकबर जब इस देश में आते हैं तो यद्यपि वे हमलावर के रूप में आते हैं, पर धीरे धीरे इस देश को स्वीकार कर लेते हैं। और लेखक कहते हैं कि उनके भीतर एक भारतीयकरण की प्रक्रिया हिलोरे मारती है। वे अपने आप को यहाँ की स्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। अकबर के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्षों के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। तो इस प्रकार इस खानदान ने जो लंबे समय तक इस देश पर शासन किया, उसकी शुरुआत बाबर ने की थी, पर उसे स्थायी करने का काम अकबर ने किया। बाबर के विषय में लेखक बताते हैं कि बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन था। उसका पुत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके।
वह लोगों के दिलों और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। आगे लेखक बताते हैं कि इन यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति से एशिया और यूरोप के बीच में एक अंतर आया। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी उसे ज्ञान था। इस प्रकार यह अजीब है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर आकर रुक गई और यही कारण था कि जो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास उसने इस देश को किया, उसके कारण मुगल साम्राज्य लंबे समय तक देश पर स्थापित रहा। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखीं। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खानखाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खानखाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाही रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो इस प्रकार लेखक इस पूरे कालखंड के संदर्भ में बहुत ही रोचक तरीके से हमारे साथ अपनी बातें साझा करते हैं और ये बात इतनी सहज शब्दावली के साथ जीवंत रूप में हमारे नेत्रों के समक्ष आती हैं कि हम उस समय की स्थितियों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराएंगे। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इस्लाम को लगभग कितने वर्ष लगे? 1. 400 वर्ष, 2. 500 वर्ष, 3. 600 वर्ष और 4. 700 वर्ष। तो लेखक के अनुसार इसका उत्तर होगा 3. 600 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण करने प्रारंभ किए? 1. 900 ईस्वी के आसपास, 2. 1000 ईस्वी के आसपास, 3. 1120 ईस्वी के आसपास और 4. 1280 ईस्वी के आसपास। तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 2, 1000 ईस्वी के आसपास। प्रश्न संख्या 3 है, महमूद गजनवी को भारत के इन हिस्सों में हार का सामना करना पड़ा? 1. राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, 2. कश्मीर के पहाड़ों में, 3. पंजाब के हरियाले इलाके में अथवा 4. दक्षिण भारत में। तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। प्रश्न संख्या 4, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? 1. सुमित्रानंदन पंत, 2. पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3. वल्लभ भाई पटेल अथवा 4. महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 5 है,
रामानंद के शिष्य थे कबीर, रैदास, तुलसीदास अथवा रहीम? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 1 कबीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अरबी फारसी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं 1 कबीर, 2 अमीर खुसरो, 3 रामानंद अथवा 4 नानक? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 2 अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अकबर के दरबार का वर्णन किस पुर्तगाली ने किया है? इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वे विकल्प इस प्रकार हैं: रेसुइट, जेसुइट, हेसुइट अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 2 जेसुइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अकबर के नवरत्नों में से शामिल राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी? इसके जो विकल्प दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं: 1 शेर शाह ने, 2 अब्दुल रहीम ने, 3 तुगलक ने या 4 महमूद ने? तो इसका उत्तर होगा 1 शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। महाराणा प्रताप की प्रशंसा में किस कवि ने रचनाएं लिखी? अनेक कवि इसमें शामिल हैं, परंतु जो पूछे गए हैं हमें उनमें से विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो नाम दिए गए हैं उसमें पहला नाम है रहीम खान खाना, दूसरा है जायसी जिनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और तीसरे हैं अमीर खुसरो और चौथे हैं कबीर। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहला विकल्प सही है रहीम खान खाना, जिनको उपाधि मिली थी। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में रचनाएं लिखी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसमें पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है मद्रास। तो इसमें से सही उत्तर है 3 आगरा। अब हम प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 18 है: मध्यकाल के इन संत रचनाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इन रचनाकारों की एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए। तो इसमें जिन रचनाकारों को शामिल किया गया है उसमें पहले हैं अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, रहीम। इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खलिक बारी, ये एक कोश ग्रंथ है, हालात एक कन्हैया भक्तिपरक रचना है, और तीसरी इनकी रचना है नजरानाए हिंद। कबीर अपनी एक ही पुस्तक के माध्यम से प्रसिद्ध हैं और उस पुस्तक का शीर्षक है बीजक। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 975 शब्द 19 रागों में लिखे। गुरबाणी में उनकी जो रचनाएं शामिल हैं वे हैं जपजी, सोहिला, दक्षिणी, ओंकार, आशा दीवार और 12 माह। आप इन रचनाओं में से अपनी पसंद की कोई एक रचना लिख सकते हैं। साथ ही आपको इन पुस्तकों को पुस्तकालय से प्राप्त कर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों, आज की यह कक्षा
निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।